हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। बच्चों, आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 12। आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। बच्चों, हमने जो पिछली क्लासेस हुई थी डे 10 और डे 11 की, उसमें हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा और समझना होगा। जैसे एक क्वेश्चन में उठाता हूँ, कहता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तत्व का दिया गया है और इस तत्व का जो परमाणु भार दिया गया है वो 39 दिया गया है। इस तत्व का जो परमाणु भार है वो कितना है? 39 है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन आपको बताना है। क्वेश्चन का फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर्ड पे जैसे मैंने लिख रखा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 ऐसे करके दिया हुआ है। इसका परमाणु भार 39 है। आपको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बताना है। क्या करोगे भाई? देखो, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि परमाणु भार A दिया हुआ है तो Z चाहिए आपको, या P चाहिए या E चाहिए, क्योंकि ये नहीं कहा है कि परमाणु ऋणावेशित है या धनावेशित है, उदासीन है। तो जो इस पर जो ऊपर लिखा हुआ है ना, मैं इन सबको जोड़ करके पता कर लूंगा कि इसका परमाणु क्रमांक या E या P क्या है। तो जोड़ लो, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 और 1 19। अगर मैं कहता कि इस क्वेश्चन में किसमें प्रोटॉन कितने हैं तो 19, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 19। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन बराबर 39 माइनस 19, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें? 20। क्या समझ में आया? समझ में सिर्फ एक बात आई कि जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा तो और उसका भार दिया होगा तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पता कर लेंगे कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, टोटल उसका परमाणु क्रमांक क्या है। क्योंकि जो उस पे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया हुआ है, अगर वो उदासीन है तो वही उसका परमाणु क्रमांक भी होगा, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ से हम उसका परमाणु क्रमांक क्या पा गए हैं? Z बराबर 19। ठीक है, और हमें पता है N बराबर A माइनस Z, A माइनस Z। 39 में 19 घटा दिया, आंसर क्या आ गया बच्चों? 20 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, बहुत डेप्थ तक जाएंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया होगा नोट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, बताइए। बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। अब मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कहता है एक धातु है जिस पर 2 धनायन है। ठीक है, एक धातु है जिस पर 2 धनायन है। ठीक है, ऐसा लिख देगा। ठीक है, धातु M फॉर मेटल, उस पर 2 धनायन है। ठीक है, और उसके पास जो है 24 इलेक्ट्रॉन है। 2 धनायन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोटॉन बताओ। तो चलो बच्चों जल्दी से बता दो प्रोटॉन कितना होगा इसमें। तो देखो, 2 धनायन का मतलब होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 24। तो इसका मतलब की हो गया कि इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे? 26। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनावेश होने पर घटती है, तो वास्तव में उसके पास ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 26 इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में, और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तभी तो 24 इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि इसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे? 26 होंगे, क्योंकि उदासीन अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही तो प्रोटॉन होता है। तो अगर 2 प्लस है तो उदासीन अवस्था में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 26, और 2 देने के बाद ही तो 2 प्लस आया हुआ है, तो इसके पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि इस तत्व का जो न्यूट्रॉन है वो 30 है, इसमें अगर मैं न्यूट्रॉन 30 बोल दूं आपको, न्यूट्रॉन बोल दूं तो 30 है, तो आप बताइए कि इसका जेट भार क्या होगा? भार A क्या होगा? परमाणु भार क्या होगा? तो परमाणु भार कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन N प्लस P होगा ना, या N प्लस Z, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बच्चों? 56। इसका भार कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है पॉलिटेक्निक में कि कैल्शियम में आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं, कैसे निकालोगे? आपको पता होना चाहिए दोस्त कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ का तो आप याद कर लो, और इसका भार जो होता है 40 होता है। ठीक है, अब 30 तक परमाणु क्रमांक और भार लर्न कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा।
अब इसमें न्यूट्रॉन बताना कौन सा कठिन काम है, 40 में से 20 जाएगा तो 20, प्रोटॉन बताना बहुत आसान है 20, इलेक्ट्रॉन बताना बहुत आसान है, वो भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आप जैसे 19 पोटेशियम 39, ठीक है, आपसे इसमें पूछ दिया इलेक्ट्रॉन बताओ तो कितना होगा 19, प्रोटॉन पूछ दिया तो कितना होगा 19, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 20, 39 में से 20 जाएगा, 39 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा 20। तो आप किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी पॉज करके नोट कर लीजिए, तो फिर आगे मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड पे बहुत अच्छे हैं, ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए। समस्थानिक यानी आइसोबॉर्स, ए और बी दो आइसोबॉर हैं, समस्थानिक हैं, इनके जो द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर जो है वो 35 और 37 है। कुछ मत करो यार, आप पहले ए और बी तो लिखो। अच्छा, ए और बी की जो द्रव्यमान संख्या है वो 35 और 37 है, लिख लिया। एक चीज कहता है कि ये समस्थानिक है, यानी कि ए का जो परमाणु क्रमांक होगा वही किसका परमाणु क्रमांक होगा, बी का होगा। इस बात से सहमत है आप, ठीक है। कहते हैं ए के पास 18 न्यूट्रॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन कितना दिया है 18, तो इस पे न्यूट्रॉन पूछ रहा है। अरे मेरे भाई, अगर ये दोनों के दोनों समस्थानिक है तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वही इसका परमाणु क्रमांक होगा। न्यूट्रॉन पता है, भार पता है, तो परमाणु क्रमांक नहीं निकल जाएगा। जेड बराबर क्या होता है ए माइनस एन, क्योंकि ए बराबर क्या होता है जेड प्लस एन, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अब ध्यान से सुनो। ए बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा 35 में से 18 जाएगा 17, तो इसका परमाणु क्रमांक 17, तो इसका भी 17। इसमें न्यूट्रॉन कौन सा कठिन काम है यार, 37 में 17 घटाओ 20, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 8p प्लस 8n, 8p प्लस 9n, 20p प्लस 20n और 18p प्लस 22n में कौन समभारिक है और कौन समस्थानिक। अब बताओ बच्चों समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, ठीक है, या परमाणु क्रमांक सेम हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखो इसमें 8 प्रोटॉन है और इसमें भी 8 प्रोटॉन है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन डिफर है, ठीक है। तो 8 8 16 होगा, 9 8 17 होगा, तो कंफर्म है इनके भार अलग अलग है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ने पर भार आता है तो भार अलग है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक क्या है सेम है, प्रोटॉन सेम है। तो जो पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा, वो क्या है बच्चों समस्थानिक, क्या है बच्चों समस्थानिक। अच्छा, अगर यहाँ पे दोस्त 20 और 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 40, 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन 40 होगा। और यहाँ पे देखो 18 और 22 जोड़ने पे 40 होगा। यहाँ 18 प्रोटॉन है 20 प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गया, द्रव्यमान संख्या समान हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ोगे तो द्रव्यमान संख्या आएगा यार, यहाँ द्रव्यमान संख्या 40 हो गया, यहाँ द्रव्यमान संख्या 40 हो गया, तो तीसरा और चौथा क्या हो गए, तीसरा और चौथा क्या हो गए, वो समभारिक हो गए। क्या हो गए बच्चों समभारिक हो गए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बन गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, CH3 प्लस। ऐसे क्वेश्चन आया है CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, पॉलिटेक्निक के 2007 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है। देखो CH3 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास 6, हाइड्रोजन के पास 3, 1 प्लस है तो 1 दिया है, तो 6 3 9 में से 1 दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8, ठीक है। H3O के पास देखो, H3O के पास हाइड्रोजन के पास 1 होता है, अपना 1 का 3 है तो 3 लिख दिया, ऑक्सीजन का 8 8 3 11। NH3 के पास चलो, नाइट्रोजन का होता है 7, हाइड्रोजन का 3 7 3 10, ये भी कमाल का है। CH3 माइनस के पास चलो, तो CH3 माइनस के पास जाओगे तो कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 3, माइनस का मतलब 1, तो 6 3 9 1 10। अब ये बताओ इसमें कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब इलेक्ट्रॉनिक। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से कौन कौन समस्थानिक है, सब इलेक्ट्रॉनिक है। इसको A कर देगा, इसको B कर देगा, इसको C और इसको D। तो पहले ऑप्शन में लिख देगा A और B, दूसरे ऑप्शन में लिख देगा B व C, ठीक है, समझ रहे हो। तीसरे ऑप्शन में लिख देगा C और A, और चौथे ऑप्शन में लिख देगा कौन A और D। अब ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो सही हो जाएगा। सब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होगा जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती हो समान होती हो। तो प्लीज इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते बच्चों, चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कहता है कि सल्फर जो है उसका परमाणु क्रमांक 16 है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, ठीक है। कहता है कि इसका जो भार है वो 32 है, ठीक है। कह रहा है S-2 में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन बताइए। यार ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के 2019 के भी एग्जाम में आया हुआ था।
और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे यार, पहले समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 16 दिया है, भार 32 दिया है, ठीक है। यस -2 में इलेक्ट्रॉन, तो यार इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, -2 का मतलब तो 16 तो कितना हो जाएगा 18। तो देखो किसमें पहला नंबर 18 है, इन दोनों में, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि प्रोटॉन बताओ, तो प्रोटॉन पे कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो किसमें दूसरा 16 है, बस ये वाला सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो यस डबल माइनस है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो डबल माइनस होने की वजह से क्या करना होगा, जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा उसमें 2 जोड़ देना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और अगर प्रोटॉन चाहिए तो क्या करना होगा, जो हमारा जेड होगा वही प्रोटॉन हो जाएगा, तो 18 और 16 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला वाला कह रहा है कि एक तत्व का जो परमाणु भार है वो 19 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, भार 19 है, ए बराबर 19 दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक नहीं दिया है। कह रहा है कि इसके दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं यार, Kl दूसरे में 7 है तो पहले में 2 होना कंफर्म है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या मिल गया 9। नहीं समझे, कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार 19 है, दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। यार दूसरी कक्षा में 7 है तो पहले कक्षा में तो कंफर्म है ना 2 होना है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या मिल गया इसका, मुझे 9 मिल गया। तो प्रोटॉन पूछा है तो कुछ मत करो, Z माइनस A माइनस Z, 19 में से 9 घटाओ तो क्या आएगा 10, आंसर आ गया। कभी कभी कहेगा कि एक तत्व की तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, नहीं पहले में 2 दूसरे में 8, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया 11। एक चीज आपको बतानी है, पहले इसको पॉज करके नोट करिए, तो संयोजकता नामक एक टॉपिक है, बता। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया है, किसी एक तत्व की संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक है। बेशक आप संयोजकता के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। परमाणु क्रमांक 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 2, 14 है तो 2 8 4, 16 है तो पहले में 2 दूसरे में 8 लास्ट में 6, 8 2 10 से 16, 18 है तो 2 8 8। अब ध्यान दो बच्चों, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अभी यही समझिए आप, तो किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहला रही है। किसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसके बाहरी कोश में कितने हैं 4, इसके बाहरी कोश में 6, इसके बाहरी कोश में 8, तो इसकी संयोजकता अगर 8 है तो 0 होगी। बाहरी कोश में 6 है तो वहां पे संयोजकता हम 6 ले लेंगे, बट अभी इसके लिए जब आगे पढ़ाऊंगा तो देखिएगा इसकी संयोजकता कुछ डिफर करेगी। तो सबसे सिंपल सी बात है कि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 12 एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो जल्दी पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई, क्यों? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई तो उसके काफी टाइम बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। पूछता है ऐसा क्यों हुआ? उसमें 3 ऑप्शन है, आपको लगेगा कि ये तीनों सही हैं क्योंकि ये उदासीन है, बिल्कुल हम जानते हैं उदासीन नाभिक में रहता है, ये भी पढ़ा है हमने। मूल कण है, माशाल्लाह ये भी पढ़ा है, तो सभी तो सही होना चाहिए। तो क्यों ना सभी पे ट्रिक लगा दिया जाए, अब भी लगा लीजिए। जितने लोग सभी को पहली बार में सोचे वो जरूर कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों ने सोचा कि इसका आंसर सभी होगा। फिलहाल ये सभी नहीं सही है, ठीक है भाई, सही है। तो ये नाभिक में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये तो बात तब हुई ना जब नाभिक में पाया जाता है, तो जब रदरफोर्ड का अल्फा कणों का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद की बात हुई। अभी न्यूट्रॉन की खोज देर से इसलिए हुई क्योंकि ये उदासीन था। समझ रहे बात? सिंपल और सही आंसर यही है। दूसरा है हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहते हैं? बहुत आसान है। हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ही तो कहेंगे या नाभिक कहेंगे? ऐसा नहीं है यार, हाइड्रोजन के नाभिक को कहते हैं प्रोटॉन। मैंने कल कहा था आपसे कि हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि वो धनावेशित होता है। धनावेशित हाइड्रोजन ही क्या है? प्रोटॉन है। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज में था? बताओ, आग की खोज की थी उसने, पहिए का आविष्कार किया था। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज में प्रयुक्त किया गया था? तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था ना कि किसी परमाणु के अंदर एक ऐसा सूक्ष्म भाग है जो काफी सघन है, ठीक है, धनावेशित है, तो वो किसकी खोज कर रहा था? नाभिक की खोज किया था। तो ये हो गया क्वेश्चन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया ना उसमें सारे क्वेश्चंस आपके हो जा रहे होंगे। आज मैं वीडियो को यही रोकता हूँ। मैं उम्मीड करता हूँ कि डे 12 का एक और वीडियो मैं डाल दूंगा जिसमें अगले चैप्टर की शुरुआत कर दूंगा। और यार परेशान क्यों हैं आप लोग? बार बार कह रहा हूँ बाबू, आप मत परेशान होइए। पहले तो आप जितना वीडियो बनाया हो उतना देख ही नहीं रहे हैं, तो पहले तो आप पहले सारे वीडियोस को देखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियोस को देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए,
ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके कोर्स को बहुत टाइमली कंप्लीट करने वाला हूँ। 19 जुलाई को एग्ज़ाम है, मैंने कहा है ना कि 5 जुलाई तक मैं आपके कंप्लीट करूँगा कोर्स को, तो हो जाएगा, मत परेशान होइए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक दिन में 2 से 3 वीडियो भी पड़ जाएंगे, जैसे आप कंटिन्यूअस देखते रहेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो प्लीज़ जो आप सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको हिट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।